नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 3 दिन की यात्रा पर आज शाम अमेरिका पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेलावेयर में क्वाड समिट में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत बाकी वैश्विक नेताओं से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। जम्मू कश्मीर में आज धुआंधार चुनाव प्रचार पर गृह मंत्री अमित शाह। मेंढर में विरोधी दलों पर भड़के शाह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं समेत पीडीपी ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस से नाराज कुमारी शैलजा ने चुनावी रैली और बैठकों से बनाई दूरी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी नेता मनोहर लाल का जवाब, संभावनाओं से इनकार नहीं, सही वक्त आने दीजिए। शैलजा के अगले कदम पर नजरें। दिल्ली में राजनिवास में शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी लेंगे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। 7 दिन का अल्टीमेटम देकर सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए लौटे बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स। 1 हफ्ते में अपने लिए ड्यूटी पर सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की ये अपील, लोग अपने भविष्य के लिए करें मताधिकार का इस्तेमाल। और चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन भारत की बांग्लादेश पर पकड़ और भी मजबूत। शतक के नजदीक शुभमन गिल और ऋषभ पंत। और आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिकी यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिका पहुंच जाएंगे। आज सुबह 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना हुए। इस दौरान पीएम मोदी कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री डेलावेयर में विल्मिंगटन में 4थे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। शिखर सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वे दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम दिन 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गंभीर चुनौतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसको लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे संवाददाता निखिल सिंह की आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अभी हम न्यू जर्सी में मौजूद हैं और वहां पर जो भारतीय समुदाय है बेहद उत्साहित है, बेहद प्रसन्नचित्त है और इस बात को लेकर के उत्सुक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर संबोधन में क्या कुछ रखेंगे। तो हमारे साथ कुछ भारतीय समुदाय के लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हाथ में झंडे भी हैं। अमेरिका का भी झंडा है और भारत का भी झंडा है। तो वो कुल मिलाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती को और हमसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो उत्साहित हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आप जाने वाले हैं उस इवेंट पे, कितने उत्साहित हैं, क्या कहेंगे आप? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से अभी सब लोग पूछने लग गए इंडिया के बारे में, इंडिया का स्पेस मिशन, इंडिया का जो पर्यावरण के लिए जो भी जो इंडिया कर रहा है अमेरिका के साथ में। सो काफ़ी मुद्दों पे आज की डेट में अमेरिका के अंदर इंडिया की जो एक पहचान बनी है वो हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मोदी जी के आने के बाद जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो भारतीयों का एक जो लेवल बढ़ा है, जो एक सम्मान बढ़ा है उनकी दिशा में, पहले था पर इतना नहीं था, बट आई थिंक नाउ इट्स लॉट। वन इज मोदी जी का जो बोलने का तरीका है, जो बात
कन्वे करने का तरीका। अपनी जनता में तो है, इंटरनेशनल लेवल पे आप लीडरशिप में देखेंगे सो उनमें जो मित्रता, जो घनिष्ठता, जिसको गर्माहट बोलते हैं, वो लगता है कि दिल से आ रही है। हम चाहते हैं कि हर साल मोदी जी आए और उनसे मुलाकात होती रहे, उनसे एटलीस्ट उनकी इवेंट में जाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये एक अच्छी बात कही। इनकी इच्छा है कि हर साल मोदी जी आते रहें, सो दैट इनकी मुलाकात होती रहे। आप भी कुछ मन में है आपके? કેમ છો ફ્રોમ અમદાવાદ એન્ડ નહીં વી આર વેરી એક્સાઇટેડ કે અમને બહુ જ મજા આવે છે કે સાંભળીને કે ભાઈ મોદીજી આવે છે અને ઇન્ડિયન્સ માટે ઇટ્સ અ વેરી બિગ ડીલ કે આજે આજના જમાનામાં બી લાઈક આજે એમ કે ઇન્ડિયન્સ માટે બહુ જ મોટું વસ્તુ થઈ ગઈ છે અને મોદીજી આવે છે તો અમને બહુ જ એક્સાઇટમેન્ટ થાય છે અને ડેફિનેટલી મોદીજી દર વર્ષે આવવું જોઈએ અને અમને દર વર્ષે વી વુડ લવ ટુ અટેન્ડ ઇવેન્ટ્સ। हम कहेंगे कि भारतीयों का ही नहीं, बस पूरी दुनिया के बारे में मोदी जी सोचते हैं। ये हर समय हर मौके पर उन्होंने बताया है, कोविड के समय पे भी बताया है। हर देश के लिए, हर देश के निवासियों को उन्होंने वैक्सीन भेजा था और इवन यूक्रेन के वॉर में और उसके पहले भी हर जगह पर जहां पर भारतीयों को संकट होता था, सभी भारतीयों को सुविधा के साथ और सेफली घर वापस ले आए। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो आप देख सकते हैं भारत का झंडा लेकर के। आप सबसे ज्यादा उत्साहित आप लग रहे हैं। मोदी जी न्यूयॉर्क में आ रहे हैं तो फिर हम वहाँ पूरा एकदम एक्साइटेड है, पूरा ऊर्जा का संचार हो जाता है जब मोदी जी आते हैं। तो ही इज हिमसेल्फ इज अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन एंड ही जस्ट ड्राइव्स एवरीबडी विथ टू हाई एनर्जी। और जब वहाँ जा करके हम लोग को जाके उनको चेयर अप करना है, इन लोगों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। लेकिन मोदी जी हैं और देश में बैठे हुए, तो हम लोग भी यहाँ सुख शांति से बैठे हुए हैं कि माँ बाप का वहाँ टेक केयर अच्छा से हो रहा है। जी आप कहेंगी आपकी क्या तैयारियां हैं? या जय श्री राम एवरीवन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए, उनकी इवेंट में जाने के लिए। मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा उनसे मिलने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? एक उभरता हुआ भारत है जो विश्व गुरु पहुंचने के कगार पे है और जिस तरह से मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में काम कर रही है, हम सब को इतना कॉन्फिडेंस और प्राउड है। फॉरेन में रह करके भी हर वर्ग के को साथ में लेकर चलने वाला हो, एक समान नागरिकता, एक समान कानून, जिसके लिए ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट अग्रसर है। कहीं पे भी आप जाइए, अब हर कोई जानता है कि हम इंडिया से हैं और एंड दे गिव अ टोटली ग्रेट वैल्यू टू आवर इंडियन पासपोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात यह है उनके साथ में कि वो सेल्फलेस और अपने उसके लिए देश के लिए काम करते हैं, जो कि और अपनी जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके लिए काम करते हैं। वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड वी सपोर्ट हिम। जी, जो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से कितने उत्साहित है और कहा कि वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ये तो ये उत्साह बताने के लिए काफी है कि कितने ये लोग तैयार हैं, उत्साहित हैं, एंथुसियास्टिक हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इवेंट होने जा रहा है और उसके लिए सब तैयार हैं, स्टेज सेट है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यू जर्सी। और आइए बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, यानी जनादेश की। पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां ठीक चुनाव के समय कांग्रेस बुरी तरह से अंदरूनी कलह में फंसी हुई नजर आ रही है। इसके पीछे दो नाम सबसे आगे नजर आते हैं। सिरसा से लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा और दूसरा हुड्डा ग्रुप। कुमारी शैलजा को पार्टी के भीतर ही भला बुरा कहा जा रहा है, यहां तक कि उन पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई, जिसके बाद से वो चुनाव प्रचार से बिल्कुल गायब हो गई हैं। इस बीच अफवाह ये भी है कि वो बीजेपी में शामिल होंगी। इस सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर ने से जब पूछा गया तो जवाब मिला कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुमारी शैलजा हरियाणा में वो नाम है जिनका दलित में काफ़ी प्रभाव है। इसके अलावा बीएसपी के आकाश आनंद ने भी कुमारी शैलजा को लेकर कहा है कि जो कांग्रेस अपने दलित नेता का सम्मान नहीं कर सकती, वो अनुसूचित जाति को कैसे सम्मान देगी। क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह करनाल से फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर देखा जाए कांग्रेस में जिस तरीके से एक बार फिर से दो फाड़ स्थिति नजर आ रही है, जो गुटबाजी है वो हावी नजर आ रही है, और हमने अभी मनोहर लाल को भी सुना जिनका कहना था कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका असर अगर देखा जाए
क्योंकि एक बड़ा नाम है कुमारी शैलजा का। जब हम हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, क्या स्थिति नजर आएगी और कितना नुकसान इसके जरिए कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? देखिए मुकुल, आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अनुसूचित जाति के जो लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 20.5% के आसपास अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें कि 17 सीटें हैं विधानसभा की, वो 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर अनुसूचित जाति का प्रभाव है और कुमारी शैलजा एक बड़ी नेता हैं। और 21 सीटों में अगर हम बात करें तो जैसे अंबाला है, फतेहाबाद है, इसके अलावा सिरसा है, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर कुमारी शैलजा का काफ़ी प्रभाव है। आप देखें कि जो लड़ाई निकलकर सामने आई थी उसकी कह सकते हैं कि पिच बहुत पहले ही तैयार हो गई थी। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उससे पहले ही हुड्डा ग्रुप के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया, हरियाणा मांगे हिसाब, और उसके बाद कुमारी शैलजा की तरफ से भी पोस्टर चिपकाए गए थे और कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर उन्होंने पोस्टर चिपकाए थे जिसमें हुड्डा ग्रुप और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी फोटो तक नहीं थी। उसके बाद काफ़ी बवाल मचा और कुमारी शैलजा को कांग्रेस आला कमान के द्वारा ये कहना पड़ा कि आप उसमें पोस्टर लगाइए और नहीं तो आपको ये यात्रा कैंसिल करनी पड़ेगी। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं और आप देखें कि टिकटों को लेकर जिस तरह से घमासान हुआ था, सबसे ज़्यादा जो टिकटें हैं वो हुड्डा ग्रुप को मिली। 90 में से 78 जो टिकट हैं वो हुड्डा ग्रुप को मिली थी। कुमारी शैलजा चाहती थी कि 30 से 35 सीटें उनके गुट को मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और हुड्डा ग्रुप के द्वारा एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया। आप देखें कि उसी का नतीजा है कि आज कुमारी शैलजा बिल्कुल चुनावी कैंपेन से दूर है। यहाँ तक कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में कुमारी शैलजा को स्थान नहीं दिया गया। कुमारी शैलजा ने अपने आप को सीमित कर लिया है। तो उसको लेकर हरियाणा के जो खासतौर से दलित समाज के जो वोटर हैं वो काफ़ी भ्रम की स्थिति में है और उनका ये कहना है कि जानबूझकर कुमारी शैलजा का अपमान किया जा रहा है, जानबूझकर कुमारी शैलजा को दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस आला कमान के द्वारा किसी भी तरह से स्पष्ट दिशा निर्देश हुड्डा ग्रुप को नहीं दिया जा रहा है कि इस तरह की हरकतें, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए। यही कारण है कि आने वाले समय में कांग्रेस को हरियाणा के अंदर इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कुमारी शैलजा एक बड़ा मुद्दा अब धीरे धीरे हरियाणा चुनावों में बनती जा रही है। बिल्कुल नीरज, सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस को होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बीएसपी की तो आकाश आनंद ने भी कहा कि कैसे कांग्रेस जो है वो सम्मान कर सकती है जब इस तरीके से गुटबाजी नज़र आती है और खासतौर से समुदाय को लेकर बीजेपी भी लगातार इस पर हमलावर नजर आई। लेकिन जो बयान दिया गया मनोहर लाल खट्टर की तरफ से, उसकी अगर बात की जाए, राजनीतिक गलियारों में क्या सुगबुगाहट है? देखिए बिल्कुल, मनोहर लाल खट्टर का जो कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप देखें किरण चौधरी जो कुछ समय पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, एक बड़ी नेता हैं हरियाणा की, और हुड्डा ग्रुप के द्वारा लगातार उनको टारगेट किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अब जिस तरीके से कुमारी शैलजा को टारगेट किया जा रहा है, एक बड़ी नेता है, बड़ा दलित चेहरा है हरियाणा के अंदर, और अगर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होती हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा होगा। और यही बात बीएसपी भी समझ रही है कि बड़ी दलित नेता हैं, सिरसा से सांसद हैं, और बार बार यहाँ के जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका यही कहना है कि जब एक सांसद का इतना अपमान किया जा रहा है तो आम जो दलित लोग हैं उनकी स्थिति कैसी होगी अगर हुड्डा सरकार बनती है। यही कारण है कि आप देखें बीजेपी और बीएसपी वो लगातार चाह रही हैं कि कुमारी शैलजा अगर उनकी तरफ आती है तो निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूती मिलेगी और कुछ सीटों को वो हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कुमारी शैलजा का जो मामला है पूरा गरमाया हुआ है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि कुमारी शैलजा उनकी बहन है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई है और यहाँ का खास तौर से अनुसूचित जो जाति समाज के जो लोग हैं वो इसको लेकर खासे नाराज हैं कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई। आप देखें कि राहुल गांधी यहाँ पर करनाल पहुँचते हैं, करनाल में एक युवक के घर में जाते हैं जो युवक अमेरिका में जो घायल हो गया था, लेकिन राहुल गांधी ना तो कुमारी शैलजा पर कोई टिप्पणी करते हैं,
ना ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति को लेकर टिप्पणी करते हैं और ना ही हुड्डा ग्रुप को लेकर टिप्पणी करते हैं। यानी कि 78 सीटें हुड्डा ग्रुप को देना ये बता रहा है कि कांग्रेस आला कमान ने हुड्डा ग्रुप के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं और सब कुछ हरियाणा का जो जितना भी कांग्रेस का मामला है वो हुड्डा ग्रुप को सौंप दिया है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो आने वाले चुनावों में खासतौर से हरियाणा के जब चुनावी परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नीरज, और ये कोई पहली दफ़ा हम नहीं देख रहे हैं। हमने देखा अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान जो हाईकमान है वो या तो जवाबदेही से बचता हुआ नजर आता है और जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं खेमेबाजी का शिकार हो जाती है। और हरियाणा की भी अगर बात की जाए, पिछले जो विधानसभा चुनाव है उनकी भी अगर बात की जाए, उसमें भी ये जो खेमेबाजी है देखी गई थी। तब भी उम्मीद की जा रही थी कि हाईकमान जो है वो किस और जाएगा, लेकिन तब भी इस तरह की जो स्थिति है वो नजर आई। क्या माना जाए कि जो कांग्रेस हाईकमान है वो अपने नेताओं के आगे नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि सिर्फ शायद जो मंशा है वो ये है कि किसी भी तरह जो वोट्स हैं वो उनको मिल जाए। देखिए, बिल्कुल नतमस्तक है और हरियाणा के मामले में तो बिल्कुल नतमस्तक है। आप देखें कि 78 सीटें 90 में से अगर हुड्डा ग्रुप को सौंप दी जा रही हैं और जहां पर सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चल रही है और पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, चाहे हम सुरजेवाला की बात करें, कुमारी सैलजा की बात करें, बीरेंद्र सिंह की बात करें, ये तमाम बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अंदर। इनमें से किसी की भी राय नहीं ली गई। आप देखें कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर अगर चुनावी सभा करते हैं तो कुमारी सैलजा उस सभा में नहीं रहती हैं। आप देखें कि कांग्रेस मैनिफेस्टो रिलीज करता है, उसमें कुमारी सैलजा नदारद रहती हैं। तो ये बताता है कि कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा को पूरी तरीके से हुड्डा ग्रुप के ऊपर छोड़ रखा है और हुड्डा ग्रुप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को या तो ये समझाने में सफल रहे या एक तरीके से दिग्भ्रमित करने में सफल रहे कि अगर उनकी चलेगी तो यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई सारे नेता हैं, अलग अलग फैक्टर भी हैं। अभी आप देखें कि आज से 15-20 दिन पहले जिस तरह की कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही थी हरियाणा में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है कई सारे खेमे बन रहे हैं। आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कई सारे जो उम्मीदवार थे जिनको टिकट नहीं मिली वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी ने 30 से ज़्यादा ऐसे उम्मीदवारों को बैठा लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सफल होती नहीं दिखाई दे रही। और खासतौर से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो किसी को मनाने भी नहीं गए। तो इसका खामियाजा जो चुनावी परिणाम है उसमें कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और निश्चित तौर पर कुमारी सैलजा का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है हरियाणा की राजनीति में। बिल्कुल नीरज, और आप लगातार चुनावी कवरेज पे हैं, ग्राउंड जीरो पे हैं, लेकिन जब सामाजिक रूप से देखा जाए, क्योंकि जो जनता है सब कुछ देख रही है, जान रही है, जनता के बीच किस तरह का एक जो संदेश की बात की जाए, जो जिस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस खेमे में नज़र आ रही हैं, जनता का जो क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता जनार्दन कही जाती है और हर एक समुदाय के जो लोग हैं अब शायद समुदाय से आगे बढ़कर कोशिश यही करते हैं कि उनके प्रदेश में विकास हो सके, देश का विकास हो सके, इस तरह की सोच है। लेकिन एक पार्टी, एक विशेष पार्टी जो है शायद अभी तक इस सोच से बाहर नहीं आ पाई है। देखिए, बिल्कुल हमने देखिए अम्बाला हम गए, अम्बाला में हमने बहुत सारे लोगों से बात करी। इसके अलावा रोहतक में हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, करनाल में भी हमने कई लोगों से बात की। खासतौर से जो अनुसूचित जाति से संबंधित लोग थे उनका ये कहना है कि हुड्डा ग्रुप के द्वारा बार बार और जानबूझकर इस तरह के टिप्पणी की जा रही है, इस तरह का अटैक किया जा रहा है। आप देखें कि नारनौल से कुमारी सैलजा चाहती थी कि अजय चौधरी को टिकट दिया जाए, लेकिन जो हुड्डा ग्रुप है वो अड़ गया और जस्सी को टिकट दी गई और जस्सी के नामांकन में ही कुमारी सैलजा के ऊपर जो विधायक जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के समर्थक के द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये पूरी प्लानिंग थी। यहाँ के जो एससी समुदाय के लोग हैं उनका ये कहना है कि हुड्डा ग्रुप के द्वारा बार बार उनको अपमान किया जा रहा है, उनको तमाम रैलियों से दूर रखा जा रहा है, उनकी राय नहीं ली जा रही है, उनको जो कैंपेन निकालने में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस आला कमान ने एक तरीके से घुटने टेक दिए हैं जो हुड्डा ग्रुप है उसके सामने। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर हरियाणा का जो अनुसूचित जाति समाज है वो खासा नाराज है और जब हम चुनावी परिणाम है उसमें देखेंगे कि ये नाराजगी कितनी कांग्रेस पर भारी पड़ी है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुनावों में कुमारी सैलजा का जो अपमान है वो असर जरूर डालेगा। जी, जाहिर तौर पर इसका असर नज़र आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए, कांग्रेस जो है दो खेमों में बटी हुई नज़र आ रही है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं जो चुनाव आगामी चुनाव है उसमें भी नज़र आएगा। नुकसान होता हुआ जो है वो माना जा रहा है कि कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ न सिर्फ हरियाणा, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की भी, वहाँ भी विधानसभा चुनाव है और आपको बता दें वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार अभियान में व्यस्त हैं। अमित शाह की पहली रैली
मेंढर में हुई, जहां उन्होंने बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। अमित शाह ने मेंढर की रैली में विरोधी दलों पर जोरदार सियासी हमले किए। 40,000 युवा मारे गए, हाथ में पत्थर लेकर अपने भविष्य को समाप्त किए। ये तीनों परिवारों ने दहशतगर्दी को रोका नहीं रोका, इन्होंने आगे बढ़ाने का। आज नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने दहशतगर्दी पर समाप्ति करने का काम किया है और युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप देने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो किस तरह का बदलाव आया है, इसकी जानकारी देते नजर आए अमित शाह। वहीं जम्मू कश्मीर के मेंढर विधानसभा सीट पीर पंजाल पहाड़ियों के पास स्थित है। मेंढर विधानसभा सीट पुंछ जिले में है और सुरक्षित सीटों में आती है। यहां पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को मतदान होना है। बॉर्डर पर स्थित ये विधानसभा क्षेत्र अति संवेदनशील भी है। भाजपा ने यहां से एडवोकेट मुर्तजा अहमद खान को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुर्तजा अहमद खान से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। पुंछ के मेंढर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो पुंछ की हम बात कर रहे हैं और खास करके मेंढर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या चुनावी मुद्दे हैं जिसके साथ आप जनता के बीच आए हैं? यहाँ बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स की हालत बुरी है, पीने का पानी नहीं है, बिजली यहाँ नहीं होती, स्कूल अच्छे यहाँ पे नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन की कोई व्यवस्था उस तरीके से नहीं है, यहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री कोई नहीं है। हमारे पढ़े लिखे बच्चों को निर्भर करना पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे, और उसके बीच में भी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, कोई डेली वेजर्स के इशू हैं, आशा वर्कर्स के इशू हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि पाकिस्तान से भी आया है, वहाँ के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम एनसी और जो कांग्रेस का जो वादा है जनता के साथ कि हम 370 को वापसी कर देंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया में पिछले 4 महीने से बार बार ये बात आती जा रही है कि जब 370 को रिमूव किया गया तो उसमें जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी उनको भी उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तो उनका दोहरा मयार है, एक दिन वो एक बात कह रहे होते हैं, दूसरे दिन दूसरी। हो सकता है उनके इंटरेस्ट हों इन पार्टीज़ के साथ और वो इस इशू को रेक अप करके इन पार्टीज़ को इनडायरेक्टली बेनिफिट करना चाह रहे हों। बीते 10 सालों में क्या आपने कुछ यहाँ विकास देखा है? देखिए, 10 साल को अगर मैं लूँ, अगर आप स्पेसिफिकली उनको बीजेपी के 10 साल लेके चलें तो अनफॉर्चुनेटली उन पहले 5 सालों में जो ड्राइविंग सीट पे बीजेपी नहीं थी, यहाँ पे लोकल पार्टीज पीडीपी जो है वो ड्राइविंग सीट में थी और बीजेपी उसको सपोर्ट एक्सटेंड कर रही थी। तो पीडीपी की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी। उसके बाद के जो 5 साल हैं, 370 हट जाने के बाद के 5 साल, तब से यहाँ पे गवर्नर शासन है, लोगों की हुकूमत नहीं है, जमहूरी हुकूमत नहीं है। डेवलपमेंट के लिए जहाँ और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वहाँ लोगों का कनेक्ट पॉलिटिशियंस के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मिसिंग रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इन 10 साल को एक तरफ रख के इस नए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इनिशिएट होने के बाद जब लोगों की हुकूमत यहाँ बन जाएगी और लोगों के साथ वो हुकूमत डायरेक्टली इन टच होगी तो डेवलपमेंट का एक नया माहौल यहाँ पे पैदा होगा और बहुत बेहतर माहौल होगा। तो ये थे हमारे साथ मेंढर से भाजपा के प्रत्याशी एडवोकेट मुर्तजा अहमद खान, और जिन्होंने बताया और जिन्हें ये इस बात की उम्मीद है कि आगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस इलाके की तस्वीर ज़रूर बदलेगी। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, मेंढर। और फिलहाल बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कर्नाटक स्थित तिरुपति मंदिर में लड्डू में मिलावट को लेकर बेहद दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। BL वर्मा ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।
तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो मिलावट का प्रकरण आया है, मुझे लगता है बहुत ही दुखद है, क्योंकि देश भर से ही नहीं दुनिया भर से लोग तिरुपति बालाजी आते हैं और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था तिरुपति जी से जुड़ी रहती है। और मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आस्था का प्रतीक मानते हुए चढ़ावा भी इतने बड़ी तादाद में आता है। और मुझे लगता है कि जिसने भी जो कृत्य किया है, जो भी दोषी है, जांच करके निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और बात करते हैं चेन्नई टेस्ट मैच की। भारत ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का टारगेट दिया है। चेन्नई टेस्ट में आज तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 287 रन बनाकर घोषित कर दी। शुभमन गिल ने नाबाद 119 और ऋषभ पंत ने 109 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा केएल राहुल नाबाद 22, विराट कोहली 17, यशस्वी जायसवाल 10 और रोहित शर्मा ने 5 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश की ओर से दूसरी पारी में मेहंदी हसन मिराज ने 2 विकेट लिए। नाहिद राणा और तस्कीन अहमद को 1-1 विकेट मिला। दूसरे दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम पहली पारी में 376 रन पर ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में शुक्रवार को ही तीसरे सेशन में बांग्लादेश टीम भी पहली पारी में 149 रन पर सिमट गई। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आपको बता दें, आप लगातार डी न्यूज़ की जो खबरें हैं और तमाम अपडेट्स हैं ले सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट से भी। और आप इन्हें फॉलो भी करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।